नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम की जानकारी। उत्तर भारत के लिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में अगले 3 दिनों तक शीतलहर का अलर्ट। पूरे भारत में मौसम का मिजाज बदल गया है। उत्तर भारत में बर्फबारी, बारिश और ठंड को लेकर मौसम विभाग ने भविष्यवाणी कर दी है। वहीं दक्षिण भारत में झमाझम बारिश हो रही है। दिसंबर का महीना आधा बीत गया है, लेकिन पहाड़ों पर अभी तक भारी बर्फबारी नहीं हुई है। जैसे ही उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होगी, उत्तर भारत के राज्यों में ठंड का सितम शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग की ओर से दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने 20 दिसंबर तक दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के चंडीगढ़ में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। वहीं 25 दिसंबर को उत्तराखंड में बर्फबारी की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद यानी 26 और 27 दिसंबर को उत्तरकाशी और चमोली में बर्फबारी की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसको लेकर लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। उत्तर भारत के बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोहरे की संभावना भी व्यक्त की गई है। सीएम मनोहर बोले, एक पार्टी सब कुछ फ्री दे रही है, हम ऐसा नहीं करेंगे। राहुल गांधी पर भी साधा निशाना। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में भाजपा की संगठनात्मक बैठक के दूसरे दिन दूसरे सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 2 साल कोविड के कारण काम काफी प्रभावित हुए हैं। काम की रफ्तार धीमी हुई है, लेकिन हमने काम किया और उस स्थिति से बाहर निकल आए हैं। कुछ योजनाएं भी उस दौरान बनी। हमें पन्ना प्रमुख तक पहुंचना है। विपक्ष से लेकर लड़ाई लड़नी है। आलोचना विपक्ष का काम है। स्वच्छ आलोचना हो तो ठीक, लेकिन कांग्रेस के लोग आलोचना का स्तर गिरा देते हैं। उनके यहाँ विचारधारा नहीं है। कांग्रेस अनर्गल बातें बोलती है। राहुल गांधी भी ऐसे ही अनर्गल बयान देते रहते हैं, जिससे देश की छवि को नुकसान ही होता है। सीएम ने कहा कि हमें अपने नागरिकों के स्वाभिमान की रक्षा करनी है और उन्हें रोजगार देकर अपने पैरों पर खड़ा करना है। जबकि एक पार्टी ऐसी है जिसने मुफ्त की राजनीति शुरू की है। आम आदमी पार्टी के मुखिया व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बगैर सीएम ने कहा कि एक नेता सब कुछ मुफ्त दे रहा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, बल्कि हमें लोगों को स्वाभिमानी बनाना है। लोगों को यही बात समझानी है। हरियाणा गृह मंत्री दरबार की बदल गई तारीख। सुबह से रात 1 बजे तक सुनते रहे शिकायतें। एसपी से लेकर डीजीपी तक खड़का एक फोन। हरियाणा के अंबाला कैंट में गृह मंत्री अनिल विज के जनता दरबार की चलते चलते दिन और तारीखें बदल गई। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रही। शिकायतों का अंबार लगता गया। 14 घंटे से भी ज्यादा समय चले दरबार में बैठे कईयों के चेहरे पर थकान झलकी, मगर मध्य रात्रि होने के बावजूद गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जनता दरबार से तब तक नहीं उठे जब तक दरबार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक की समस्या को उन्होंने स्वयं नहीं सुना। मध्य रात्रि घड़ी की सुई ठीक 1:18 पर पहुंची तो अंतिम फरियादी की समस्या सुन मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद जनता दरबार समाप्त हुआ। इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, चाहे रात्रि के 12 बजे या अगला दिन शुरू हो जाए, जनता दरबार में अंतिम फरियादी की समस्या को सुना जाता है। दरबार में देर रात तक उमड़े हजारों फरियादियों की समस्या को समाधान के लिए गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश के डीजीपी से लेकर अलग अलग जिलों के पुलिस कप्तानों को फटकार लगाई और उनसे जवाब तलब कर कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की। हरियाणा पुलिस निरीक्षक भर्ती घोटाला। सरकार को हाईकोर्ट ने जांच के लिए दिया 2 महीने का वक्त। पूर्व सीएम हुड्डा की बढ़ सकती है मुश्किलें। हरियाणा पुलिस निरीक्षक भर्ती घोटाला 2009 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को झटका दिया है। कोर्ट ने सरकार की जांच के लिए समय बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है। साथ ही हरियाणा सरकार को 2 महीने में जांच पूरी करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती है। साल 2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। उन्हीं के शासन में 22 जुलाई 2008 को निरीक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था। 2009 में इस मामले का खुलासा तब हुआ जब ये मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा। हरियाणा गृह विभाग के द्वारा इस कथित घोटाले की जांच की जा रही है। आपको यहाँ पर बता दें कि भर्ती उम्मीदवार अमित कुमार ने अपनी याचिका में कहा है कि भर्ती के लिए वह मेधावी उम्मीदवार थे। उन्होंने 200 अंकों में से 145 अंक अर्जित किए, लेकिन उन्हें साक्षात्कार में सिर्फ 7 नंबर दिए गए। जबकि उन उम्मीदवारों का चयन किया गया जिनके राजनेताओं से अच्छे संबंध थे। उन उम्मीदवारों के अंक भी साधारण थे। इसके अलावा अन्य याचिकाओं पर भी कोर्ट सुनवाई कर रही है। मंत्री देवेंद्र बबली बोले, किसी को पैसे नहीं खाने दूंगा, केवल भ्रष्टाचारियों को हो रही है तकलीफ। नवनिर्वाचित सरपंचों ने किया हंगामा। हरियाणा के फतेहाबाद में रविवार को पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के जनसंवाद कार्यक्रम में 2 से 3 गांव के सरपंचों ने हंगामा कर दिया। इस पर मंत्री भड़क गए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार रोकने पर जिनको तकलीफ है वही विरोध कर रहे हैं, हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। इसके बाद हंगामा करने वाले सरपंच कार्यक्रम छोड़कर चले गए। हंगामा करने वाले सरपंच में कांग्रेस के युवा जिला अध्यक्ष चंद्रमोहन पोटलिया भी शामिल थे। 1000 गाँव के लाखों किलोमीटर की फिरनी
दुकानें स्ट्रीट लाइट से रोशन होंगी और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उनको कहा कि सरपंच अपने अपने गाँव का विकास का एस्टिमेट बनाकर भेजे, पैसों की बोरी खोल देंगे। गाँव को अब सिर्फ नाली और गली के विकास तक सीमित नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गाँव का विकास करवाकर शहरों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। गाँव में भ्रष्टाचार रोकने के लिए ई टेंडरिंग प्रणाली लागू की गई है। यह उन्हीं का विचार था और मुख्यमंत्री ने इसको लागू किया है। इससे सरपंच के अधिकार खत्म नहीं होंगे, बल्कि सारे काम सरपंच के द्वारा होंगे, लेकिन ई टेंडरिंग प्रणाली से काम होंगे। देवेंद्र बाबली ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सिर्फ 4 से 5 सरपंच ही ऐसे हैं जो विरोध कर रहे हैं। कुछ ही लोगों को ई टेंडरिंग से तकलीफ हो रही है, लेकिन अब पैसा नहीं खाने दिया जाएगा। हरियाणा में बीजेपी की जीत के लिए गेम प्लान, पूरे राज्य में बनेंगी पन्ना समितियां। गुजरात में इसी फार्मूले पर मिली रिकॉर्ड जीत। हरियाणा में 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव की जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने गेम प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी संगठन की सबसे छोटी और सबसे मजबूत कड़ी पन्ना प्रमुख को और माइक्रो लेवल तक ले जा रही है। इसलिए पन्ना प्रमुखों के बाद अब पन्ना समितियां बनाई जा रही है। इसके लिए जिला अध्यक्षों और प्रभारियों की ड्यूटियां लगाई गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में बीजेपी ने इसी फार्मूले पर रिकॉर्ड जीत हासिल की है। पन्ना प्रमुख कहने को तो एक बीजेपी कार्यकर्ता होता है जिसे मतदाता सूची में केवल एक पन्ने के 30 वोटरों की जिम्मेदारी दी जाती है। वह मतदाता सूची के एक पन्ने का प्रमुख होता है। पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने 30 वोटर से बात करके उनसे संपर्क करके यह तय करे कि वह सभी मतदान करें और बीजेपी के पक्ष में वोट करें। हिसार में सरपंचों ने मीटिंग में लिया फैसला, एसोसिएशन का गठन होगा। 22 दिसंबर को कार्यकारिणी बनाई जाएगी। हरियाणा में जनसंवाद कार्यक्रम में पंचायत मंत्री का विरोध हो रहा है। अपनी सुनवाई न होने पर अब सरपंचों ने प्रदेश स्तर पर आंदोलन चलाने का बड़ा फैसला लिया है। हिसार में पंचायत मंत्री का विरोध करने के बाद सरपंचों ने चौधरी चरण सिंह ऑडिटोरियम में मीटिंग की। मीटिंग में फैसला लिया गया कि हिसार में सरपंच एसोसिएशन का गठन किया जाएगा। इसके लिए एक जिला प्रधान चुना जाएगा। जिला प्रधान का चयन 22 दिसंबर को किया जाएगा। उस दिन डीसी को ई टेंडरिंग के विरोध में ज्ञापन भी दिया जाएगा। सरपंचों ने रविवार को पूरे जिले के सरपंच पंच के व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के फैसले लिए, जबकि जिला कार्यकारिणी का गठन 22 दिसंबर को किया जाएगा। विवाह मुहूर्त 2023। नए साल में खूब बजेंगे शहनाइयां। जनवरी महीने में 9 और फरवरी में 14 दिन शादियों के मुहूर्त। दिसंबर महीने में 16 तारीख को सूर्यदेव के धनु राशि में प्रवेश करने के साथ ही खरमास शुरू हो गया है। अब 1 महीने के लिए मांगलिक कार्यों पर रोक लग गई है। अब विवाह व अन्य शुभ व मांगलिक कार्यों के लिए जनवरी महीने में ही शुभ मुहूर्त आएगा। जनवरी महीने में लोगों को मांगलिक कार्यों के लिए 9 तथा फरवरी महीने में 14 शुभ मुहूर्त मिलेंगे। ज्योतिषों के अनुसार खरमास के दौरान मांगलिक व शुभ काम नहीं किए जा सकते हैं। मकर संक्रांति 14 जनवरी यानी संक्रांत को खरमास की समाप्ति होगी। साल 2023 में जनवरी व फरवरी महीने में ही शादियों के लिए 23 शुभ मुहूर्त रहेंगे। जनवरी माह में 9 तो फरवरी माह में 14 दिन शादियों के लिए शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार खरमास के दौरान आमजन को भगवान विष्णु की आराधना की जाए तो जीवन में रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अपडेट। 31 दिसंबर तक करवाया जा सकेगा पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मौजूदा ऋणी किसान 24 दिसंबर से पहले संबंधित बैंक शाखाओं में अपेक्षित घोषणा पत्र प्रस्तुत करके संबंधित सीजन के लिए विकल्प ले सकते हैं। मौजूदा रबी सीजन में गेहूं, जौ, सरसों, चना व सूरजमुखी फसलों का बीमा करवाने के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। साथ ही आपको यहाँ पर बता दें कि यह योजना सभी किसानों के लिए वैकल्पिक है। कृषि विभाग द्वारा मौजूदा रबी सीजन में गेहूं, जौ, सरसों व चना साथ ही सूरजमुखी फसलों का बीमा किया जा रहा है। ओलावृष्टि, जलभराव व आसमानी बिजली से खड़ी फसल में नुकसान होने पर क्लेम खेत स्तर पर दिया होगा। फसल कटाई के 14 दिनों के अंदर फसल में हुए नुकसान होने पर क्लेम खेत स्तर पर दिया होगा। गैर ऋणी किसान फसल बीमा करवाने के लिए बीमा कंपनी के प्रतिनिधि, एजेंट या सीएससी सेंटर अथवा बैंक शाखा में संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसान अपनी फसल का बीमा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से भी स्वयं कर सकता है। हरियाणा रोडवेज जॉब्स अपडेट। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका। इन पदों के लिए जल्द करें आवेदन। हरियाणा रोडवेज यमुनानगर ने विभिन्न अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक उम्मीदवार हैं वह आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2022 तय की गई है। दस्तावेज सत्यापन की तिथि 27 दिसंबर 2022 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 50% अंकों सहित 10वीं पास होना आवश्यक है। आवेदकों के पास संबंधित विषय में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 16 वर्ष तो अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ने जारी किया यूजी व पीजी परीक्षा का शेड्यूल। 27 दिसंबर से होगी प्रारंभ परीक्षा। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की ओर से यूजी व पीजी कोर्सेज की डेट शीट में बदलाव किया गया है। यूनिवर्सिटी से संबंधित कोर्सेज की अब स्नातक व स्नातकोत्तर परीक्षाएं 27 दिसंबर से शुरू होंगी और जनवरी में इनका समापन होगा। बता दें कि पहले यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से इन परीक्षाओं को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके अनुसार यूनिवर्सिटी व संबंधित कॉलेजों में 20 दिसंबर से परीक्षाएं प्रारंभ होनी थी। 15 दिसंबर को इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी परिसर में स्टूडेंट ने डेट शीट संशोधित करने की मांग को लेकर बवाल खड़ा कर दिया। ऐसे में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्टूडेंट्स की मांगों को पूरा करते हुए 20 दिसंबर की बजाय अब 27 दिसंबर से परीक्षाएं शुरू करने का एक फैसला लिया है। यह परीक्षाएं 2 सत्रों में आयोजित होंगी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्नातकोत्तर विषय की डेट शीट भी जारी कर दी है। मैसेज वर्ल्ड 2022 बनी सरगम कौशल। 21 साल बाद भारत को मिला ताज। आखिरी बार 2001 में अदिति गोवित्रिकर ने जीता था खिताब। सरगम कौशल ने मैसेज वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस मुकाबले में दुनिया भर के 63 देशों की महिलाओं ने हिस्सा लिया था, जिसमें से सरगम कौशल ने जीत हासिल की है। भारत के पास मैसेज वर्ल्ड का ताज पूरे 21 सालों बाद वापस आया है। सरगम कौशल से पहले 21 साल पहले 2001 में डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर ने खिताब जीता था। 32 साल की सरगम कौशल जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। सरगम विशाखापट्टनम में बतौर टीचर भी काम कर चुकी है। सरगम ने 2018 में शादी की थी। उनके पति इंडियन नेवी में है। बता दें कि मिसेज वर्ल्ड दुनिया का पहला ऐसा ब्यूटी पेजेंट है जिसे शादीशुदा महिलाओं के लिए बनाया गया है। इसकी शुरुआत की बात करें तो साल 1984 में हुई थी। साल 1988 में इसका नाम मिसेज वर्ल्ड पड़ा। पहला मिसेज वर्ल्ड खिताब जीतने वाली महिला श्रीलंका की रोजी सेनायाया की थी। 36 साल बाद अर्जेंटीना वर्ल्ड चैंपियन। फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में हराया। मेसी के 2 गोल, कामनेस की एम्बाके की हैट्रिक। लियोनेल मेसी का वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना पूरा हो गया है। अर्जेंटीना ने रविवार को खेले गए फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया। तय 90 मिनट तक दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर रही थी। एक्स्ट्रा टाइम के बाद मुकाबला 3-3 की बराबरी पर रहा था। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट से फैसला हुआ। फाइनल में मेसी ने 2 गोल किए तो वहीं फ्रांस के लिए केलियन एम्बाके ने हैट्रिक जमाई। अर्जेंटीना ने ठीक 36 साल बाद वर्ल्ड कप जीता है। इससे पहले उसे 1986 में खिताबी कामयाबी मिली थी। अर्जेंटीना का यह ओवरऑल तीसरा खिताब है। टीम 1978 में पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। वहीं फ्रांस का लगातार दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना अधूरा रह गया। टीम 2018 में चैंपियन बनी थी। तवांग झड़प के बाद पहली बार नॉर्थ ईस्ट पहुंचे मोदी। बोले विकास में रोड़ा बनने वालों को रेड कार्ड दिखाया। त्रिपुरा में रोड शो और रैली की। तवांग पर चीन से झड़प के बाद 9वें दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर मेघालय और त्रिपुरा पहुंचे। वे रविवार को मेघालय के शिलोंग में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल यानी NEC के 50 साल पूरे होने पर गोल्डन जुबली कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पीएम मेघालय की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर पहुंचे थे। इसके बाद पीएम मोदी ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में रोड शो किया। यहाँ पीएम ने अगरतला में 4350 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। पीएम मोदी ने अगरतला में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले नॉर्थ ईस्ट की चर्चा केवल चुनाव होने या फिर हिंसा होने पर होती थी। आज नॉर्थ ईस्ट की चर्चा सफाई, विकास, गरीबों को घर मिलने और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो रही है। त्रिपुरा छोटे राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य है। आज त्रिपुरा को पहला डेंटल कॉलेज मिल गया है। इससे त्रिपुरा के युवाओं को अपने राज्य में रहकर ही डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार का फोकस फिजिकल, डिजिटल के साथ साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर है। अगरतला अखौरा रेलवे लाइन से व्यापार का नया रास्ता खुलेगा। इसी तरह भारत थाईलैंड म्यांमार हाईवे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नॉर्थ ईस्ट दूसरे देशों के साथ संबंधों का भी द्वार बन रहा है। त्रिपुरा और मेघालय दोनों में अगले 2 महीनों में चुनाव होने हैं और इसे भाजपा के लिए महत्वपूर्ण चुनाव के रूप में देखा जा रहा है। गुजरात में प्रचंड जीत के बाद भाजपा अपना ध्यान इन राज्यों पर केंद्रित कर रही है। 56,000 वैकेंसी, 1.5 लाख तक मिलेगी सैलरी। शिक्षा विभाग, बैंक, रेलवे सहित 10 विभागों में भर्तियां। 10वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई। अगर आप बेरोजगार हैं तो ध्यान रखिए, अगले 2 महीने में आपके पास 56,000 से ज्यादा पदों पर नौकरी के लिए ऑप्शन है। इसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक अप्लाई कर सकते हैं। रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। राजस्थान मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में 3,114, रेलवे में 2,422, शिक्षा विभाग में 48,000, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 1,760, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 314, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 142, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में 100, वहीं CISF में 787, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में 258, IIT कानपुर में 131 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।